हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस, और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो आज हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे सबसे पहले हमने मैटर के बारे में पढ़ा कि मैटर क्या होता है, ठीक है, बनता किससे। तो मैटर बनता किससे? पार्टिकल से बनता है। उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? पार्टिकल्स को एटम्स कहा जाता है, ठीक है। एटम्स को हम डिस्कस अपने आने वाले आगे जो चैप्टर्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे, ठीक। फिर हमने यही पढ़ा कि ये पार्टिकल्स से बनते हैं, इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक। अब ये जो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज हैं, इनके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि जो मैटर है उसकी अवस्था क्या होगी, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें कि अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मैटर की जो अवस्था है वो कुछ और होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है तो मैटर की जो अवस्था है वो कुछ और होगी। अगर बिल्कुल अगर हम कह रहे हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं निरंतर गति में रहते हैं तो वहां पर कोई और स्टेट होगी मैटर की, ठीक है। तो इसके आधार पर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, तरल और द्रव अवस्था में इसको डिवाइड करते हैं। हालांकि बच्चों हमने पढ़ा कि यहाँ पर 5 स्टेट होती है मैटर की। एक होती है प्लाज्मा जो 4th स्टेट होती है, और एक होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो हमारी 5th स्टेट होती है। इसको हम आगे थोड़ा सा ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा। फिर हमने बात की कि जो स्टेट्स हैं इनमें इंटर कन्वर्जन कैसे किया जाता है, ठीक है। इंटर कन्वर्जन में जो टर्म्स होते हैं जैसे कि सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्यूजन, ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में हमने डिस्कस किया। मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। टेम्परेचर के बारे में हमने डिस्कस किया, टेम्परेचर को कैसे चेंज किया जाएगा इसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर बच्चों हम इवेपोरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इवेपोरेशन के कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। चलिए, तो एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। चलिए, तो कंडेंसेशन क्या है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ये हमने पढ़ लिया था। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर प्रेशर का क्या चेंज ऑफ प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, ये हमने पढ़ लिया था। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर क्या है, ये हमने पढ़ लिया था। लास्ट लेक्चर में हम इवेपोरेशन को डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हमने बात की थी बच्चों ये क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है। सरफेस से हीट एब्जॉर्ब करके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक। इस बारे में अच्छा, ये बॉइलिंग से डिफरेंट है, क्योंकि बॉइलिंग में तो हम हीट दे रहे हैं ना, यहाँ पर हम हीट थोड़ी दे रहे हैं, ये तो सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक। अगर हम हीट देंगे तो उस प्रोसेस को बॉइलिंग कहेंगे, इवेपोरेशन नहीं कहेंगे, ठीक। चलिए, फिर हमने फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा, ठीक है, जैसे हमने समझा था कि सर्दियों में जब कपड़े डाले जाते तो इस तरीके से नहीं डाले जाते, पूरे फैला करके डाले जाते। क्यों डाले जाते हैं? क्या किया जाता है, जो कपड़ा है बच्चों उसका जो सरफेस एरिया है वो पूरी तरीके से इंक्रीज कर दिया जाता है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा इसके जो सरफेस पे पार्टिकल्स होंगे, सरफेस के पार्टिकल्स उतनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे और पानी इवेपोरेट होगा। यानी कि अगर कपड़ों को इकट्ठा करके डाला जाएगा तो वो जल्दी नहीं सूखेंगे, लेकिन अगर उसे पूरा खोल करके, है ना, कपड़ों को पूरा ऐसे फैला करके अगर हम डालेंगे तो वो बच्चों जल्दी क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कपड़े फोल्ड हो रखे हैं या वो इकट्ठे हो रखे हैं तो वहां पर जो सरफेस एरिया है वो कम है, जिस वजह से ज्यादा पार्टिकल जो है हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, ज्यादा पार्टिकल इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे। जबकि अगर सरफेस एरिया बढ़ाया है हमने, यानी कि जो कपड़ा है उसको हमने पूरा फैला करके डाला है, जिस वजह से उसका जो सरफेस एरिया है वो पूरा बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। सरफेस एरिया के ज्यादा होने से जो इवेपोरेशन का रेट है वो भी ज्यादा हो जाता है। फिर हमने बात की थी टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो आपने देखा होगा अगर एक ठंडा कमरा है और एक गर्म कमरा है तो दोनों कमरों में आपने एक एक कपड़ा डाला है, ठीक है। तो कौन सा गीला, दोनों कमरों में आपने गीला कपड़ा डाला है, तो कौन सा कपड़ा जल्दी सूखेगा? जहां पर क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो वहां पर इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा, इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होगा। तो जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पर इवेपोरेशन का रेट भी कम होगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं दोनों को। बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। अगर ये ह्यूमिडिटी, नमी जिसे हम कहते हैं, ये ज्यादा है
तो इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि जो वाटर की प्रेजेंस है हमारे चारों तरफ, तो उस समय वाटर की प्रेजेंस ज्यादा है हमारे चारों तरफ, और इवेपोरेशन में भी क्या हो रहा है, जो वाटर है वो चेंज हो रहा है गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो इस वजह से बच्चों जब ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है सराउंडिंग में तो इवेपोरेशन का रेट अपने आप ही कम हो जाता है, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी नहीं है। फिर बात की थी हमने विंड की स्पीड की। विंड की स्पीड अगर ज्यादा है तो जो इवेपोरेशन हो रहा है, तो इवेपोरेशन वाली हवा को वो क्या करेगा, विंड अपने तरफ क्या ले जाएगा, दूर लेकर के जाएगा, जिस वजह से इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा। तो विंड की स्पीड बढ़ने से, यानी कि हवा का जो स्पीड है वो बढ़ने की वजह से इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर था नेचर ऑफ लिक्विड। तो नेचर ऑफ लिक्विड जो हमने कहा कि दो तरह के लिक्विड है हमारे पास, एक वॉलेटाइल और एक नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल लिक्विड जो आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं, और नॉन वॉलेटाइल जो आसानी से इवेपोरेट नहीं होते। वॉलेटाइल में जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या होता है, फास्टर होता है, जल्दी जल्दी इवेपोरेट होते हैं, जबकि जो हमारे नॉन वॉलेटाइल हैं वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट नहीं होते। वॉलेटाइल लिक्विड और ये हमारे नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। अच्छा, वॉलेटाइल लिक्विड की बात करें तो इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, आसानी से इवेपोरेट हो जाता है, जबकि हम नॉन वॉलेटाइल लिक्विड की बात करें तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से ये आसानी से इवेपोरेट नहीं होते। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है ग्लिसरीन, कुकिंग ऑयल, ठीक। और जिनमें फास्ट इवेपोरेशन होता है, यानी कि जो वॉलेटाइल लिक्विड है, उनका एग्जांपल है बच्चों यहाँ पर, जैसे पेट्रोलियम है, क्लोरोफॉर्म है, एसीटोन है। एसीटोन आपने देखा होगा, नेल पेंट रिमूवर भी जिसे कहा जाता है ना, नेल पेंट रिमूवर। तो ये जो हाथों में जो नेल पेंट लगी होती है उसको हटाने के वो काम आता है। तो आप देखेंगे जो नेल पेंट रिमूवर है, आप किसी कॉटन की हेल्प से जब उससे नेल पेंट को रिमूव कर दें, तो वो जो बॉटल है जिसमें वो एसीटोन रखा हुआ है, या नेल पेंट रिमूवर जिसे आप कहते हैं वो रखा हुआ है, उससे आप क्या कर लेते हैं, ढक्कन लगा देते हैं, उसको पूरा बंद कर लेते हैं। क्यों बंद कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप उसे खुला रखते हैं तो वो अपने आप ही क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। तो डिसअपेयर हो जाएगा, क्या अपने आप ही गायब हो जाता है, नहीं, वो अपने आप क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो एक वॉलेटाइल लिक्विड है, ठीक। तो एसीटोन अगर आप अपने हाथ में डालोगे तो थोड़ा देर में आप देखोगे यूं वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है इवेपोरेशन कॉजिंग कूलिंग, कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। अच्छा, इवेपोरेशन से जो है ठंडक मिलती है, ठीक है। अब कैसे, इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों इसी टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे, तो आगे इसी को ही हम अभी कंटिन्यू करेंगे। इवेपोरेशन कैसी है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है बच्चों, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक। अब दो तरह की प्रोसेस होती है, एक होती है एंडोथर्मिक, होती है एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो वो होती है जहां पर हीट रिलीज होती है, ठीक है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है कि इवेपोरेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, कि इवेपोरेशन क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि कैसी प्रोसेस है, हीट एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। सो लिक्विड एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। तो जो हमारा लिक्विड है, जो भी हमारा द्रव है, वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है इवेपोरेशन के दौरान। हीट में बी प्रोवाइडेड बाय, अब ये जो हीट है या तो ये लिक्विड के द्वारा दी गई होगी या तो उसने सराउंडिंग से ली होगी, ठीक है, या तो लिक्विड के द्वारा प्रोवाइड की गई होगी या तो उसने सराउंडिंग से ली होगी, ठीक। तो व्हेन द इवेपोरेटिंग लिक्विड टेक्स द रिक्वायर्ड हीट फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द लिक्विड, द रेस्ट ऑफ द लिक्विड कूल डाउन। तो जब ये जो इवेपोरेटिंग लिक्विड है, यानी कि जिस लिक्विड ने इवेपोरेट होना है, जब वो लिक्विड क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, अब वो सराउंडिंग से करे या लिक्विड्स के ही पार्ट से करे, तो जब वो हीट एब्जॉर्ब करता है, कौन, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, इवेपोरेटिंग लिक्विड की बात हो रही है, यानी कि जो लिक्विड जो है इवेपोरेट होने वाला है, ठीक है। तो वो सारी हीट ले लेता है, जिस वजह से बाकी जो लिक्विड है वो क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, यानी कि ठंडा हो जाता है। On the other hand, if the liquid take heat from the surrounding, अगर जो लिक्विड है वो सराउंडिंग से हीट लेता है, हमने कहा यहाँ पर हमने पढ़ा था कि लिक्विड या तो खुद से हीट ले सकता है या तो सराउंडिंग से हीट ले सकता है। अगर खुद से हीट लेता है तो लिक्विड को क्या कर लेता है, कूल डाउन करके इवेपोरेट हो जाता है, और अगर सराउंडिंग से हीट लेता है तो सराउंडिंग को कूल डाउन करके इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। टेक्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, इट कॉज कूलिंग द सराउंडिंग। ये क्या करता है, सराउंडिंग को कूल करता है।
दिस इवेपोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट। तो दस इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, इसीलिए हम कहते हैं इवेपोरेशन क्या कॉज कर रहा है, कूलिंग इफेक्ट कॉज कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा समझते हैं अर्थनवेयर की मदद से। जिसको हम मटका भी कहते हैं, ठीक है। जैसे ये मिट्टी का मटका या घड़ा, घड़ा भी कह सकते हैं ना, घड़ा भी कह सकते हैं, मिट्टी का घड़ा या मिट्टी का मटका, जो भी आप हैं, जो भी आपको सुटेबल यहाँ पर लगता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में ज्यादातर हम क्या करते हैं, पानी को जो है मिट्टी के घड़ों पर भरते हैं, है ना, पीने के लिए। ठीक है, चलिए मिट्टी के घड़ों पर तो भरते हैं, क्यों भरते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है पानी ठंडा रहता है, ठंडा रहता है। बाहर इतनी गर्मी है, आरओ से गर्म पानी आ रहा है, हर जगह जहाँ भी पानी हमने किसी भी कंटेनर में रखा है वो गर्म हो रहा है, लेकिन मटके के अंदर पानी ठंडा कैसे है, जबकि टेम्परेचर तो सब जगह बराबर है। तो मटके के अंदर ऐसा क्या है, ऐसा क्या फेनोमेना है जिस वजह से ये जो पानी है वो ठंडा है, ऐसा क्यों? तो ये है बच्चों किस वजह से, इवेपोरेशन की वजह से। ठीक है, अब कैसे यहाँ पर इवेपोरेशन वर्क करता है और पानी को ठंडा रखता है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है जो भी हम प्रोसेस अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो आपको पता है ये जो मटका है ये मिट्टी से बना हुआ है, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसके पूरे सरफेस पर क्या होते हैं, पोर्स, यानी कि बच्चों छेद होते हैं पूरे सरफेस पर, है ना, इधर पूरा बाहर से पूरा जो सरफेस है उस पर क्या होते हैं, छेद होते हैं। अब अंदर होता है पानी, अंदर क्या है, पानी है। अब हम ये भी कहते हैं ना, इसमें पानी रिसता भी तो है ना, रिसता है पानी, कहते हैं ना ऐसा। तो ऐसा क्यों कहा जाता है और पानी ठंडा कैसे होता है, इसको समझते हैं थोड़ा। अब देखो, ये जो पानी है, ठीक है, इन छेदों में भरेगा, है ना, ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं, छेद हैं या कहें पोर्स हैं, तो ये पानी इन पोर्स में भरेगा, है ना, भरेगा, यानी कि पूरे सराउंडिंग में क्या आ जाएगा, वो जो पानी की एक लेयर आ जाएगी, ऐसा समझ सकते हैं हम। ठीक है, कि पानी क्या हो रहा है, इन छेदों में भी पानी है। अब सराउंडिंग में क्या है बच्चों, यानी कि जो हमारे बाहर पूरा इसके जो पूरा सराउंडिंग है, वहां क्या है, वहां है हीट, क्या है, हीट है। ठीक है, अब अगर हम गिलास की बात करते हैं, किसी ग्लास में हमने पानी रखा हुआ है, तो सराउंडिंग में बच्चों हीट है, तो ये हीट क्या कर रही है, यहाँ जा रही है, पानी में जा रही है। ठीक है, जिस वजह से क्या हो रहा है, ये पानी धीरे 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 रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, जो भी रूम टेम्परेचर है। जैसे अगर ज्यादा गर्म है तो ज्यादा गर्म ये पानी हो जाएगा, लेकिन रूम टेम्परेचर ऐसे नहीं कि रूम टेम्परेचर पे एकदम हम इसमें पत्ती डालेंगे तो चाय बन जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा सबको पता है। रूम टेम्परेचर यानी कि गर्म पानी हो जाएगा, जो नॉर्मली हमारे घरों में जो पानी आता है। ठीक है, तो उतना वैसा ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अंदर से ऐसा तो होगा नहीं कि पानी ठंडा रहेगा, अंदर का पानी भी क्या आ जाएगा, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। या हम फ्रिज से निकाल करके पानी रखते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, रूम टेम्परेचर पर आ जाता है। क्यों? सराउंडिंग की हीट की वजह से, क्योंकि सराउंडिंग इसके चारों ओर क्या है, हीट है। अगर हम किसी गिलास की बात करें, ठीक है, किसी गिलास में आपको ग्लास किसी भी, अब वो कांच का गिलास है या किसी कोई भी हमारे मेटल का गिलास है, ठीक है, तो यहाँ पर हीट आ रही है सराउंडिंग की, जिस वजह से पानी हो जाएगा रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा नॉर्मल पानी होता है वो हो जाएगा, लेकिन ठंडा नहीं होगा, ये हम जानते हैं। तो मटके का पानी भी ऐसा ही होना चाहिए था, ये भी तो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इस पर भी तो सराउंडिंग की हीट जा रही है, तो इसके पानी को भी गर्म होना चाहिए था। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इस मटके पर पोर्स होने की वजह से, छोटे छोटे छेद होने की वजह से, उन छेद में क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। ठीक, अब वो जो पानी है बच्चों, ये जो सराउंडिंग की हीट है ना, अब ये हीट को दिखेगा पानी, तो ये हीट पानी की तरफ जाएगा, और वो पानी क्या करेगा, वो जो सराउंडिंग वाला पानी है, वो जो पोर्स में जो पानी है, वो क्या करेगा, इस हीट को क्या कर देगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, सोखेगा, इस हीट को लेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा। अब जैसे ही वो इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, वैसे ही क्या होने लगेगा, धीरे धीरे वो पानी क्या होने लगेगा बच्चों, इवेपोरेट होने लगेगा। तो ये जो पानी है, इसने क्या करा, हीट को एब्जॉर्ब किया, अब ये क्या होने लगा है, इवेपोरेट होने लगा है। अब जब ये इवेपोरेट होगा तो अंदर क्या करेगा, कूलिंग करेगा, अंदर क्या करेगा, कूलिंग प्रदान करेगा, यानी कि अंदर कैसा करेगा बच्चों, ठंडा करेगा, जिस कारण क्या होता है, पानी ठंडा होता है। ठीक है,
तो इवेपोरेशन के कारण पानी ठंडा होता है। कैसे? ये सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो वाटर है, ये इस हीट को, जो सरफेस वाला जो पानी है, वो उसने क्या किया, इस हीट को एब्जॉर्ब किया है, और वो पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होगा, जिस वजह से अंदर क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, कूल करेगा। तो सेम ऐसा ही जो हमारे वाटर कूलर्स होते हैं, वाटर कूलर हम अपने घरों में गर्मियों में बहुत यूज करते हैं, है ना। क्या करते हैं, कूलर में पानी डालते हैं और उसमें एक हनी कॉम्ब जैसा ऐसा कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा ब्राउन कलर का। ठीक है, ऐसे हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर वाला एक उसमें ब्राउन कलर का ऐसा लकड़ी का टाइप का होता है कुछ। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिस हम क्या करते हैं, वाटर कूलर में क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसेस वहां पर भी होती है, जिस कारण वाटर कूलर से हमें ठंडी हवा मिलती है पानी डालने पर। जब हम पानी नहीं डालते उसमें तो हमें ठंडी हवा नहीं मिलती, जब हम पानी डालते हैं तो ठंडी हवा मिलती है। तो सेम यही प्रिंसिपल वाटर कूलर्स पे भी वर्क करता है। इसके अलावा जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं, अब गर्मियों में कहा जाता है कि हमें क्या करना है बच्चों, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, यानी कि सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए सूती कपड़े? सूती कपड़ों को पहनने से ऐसा क्या हो रहा है ना। तो इसलिए पहनने चाहिए, जब हम कोई कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, तो अंदर तो क्या हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, हमें पसीना तो आता है। ठीक है, अब स्वेटिंग हो रही है तो वो क्या होता है, उस कॉटन के कपड़े के पूरे सरफेस पर क्या होता है, वो पसीना जो है, यानी कि वो जो स्वेट है, वो पूरा फैल जाता है। ठीक है, सराउंडिंग में हीट तो है ही, तो सराउंडिंग की हीट क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा और इवेपोरेट होगा। अब इवेपोरेट होने की वजह से क्या करेगा, कूलिंग करेगा। क्या करेगा, कूलिंग करेगा। तो हमें कैसा महसूस होगा, ठंडक उससे महसूस होगी। इसीलिए कहा जाता है कि कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, कब, गर्मियों में। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए कि अर्दनवेयर, अर्दनवेयर कहीं पर लिखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अर्दनवेयर का मतलब यही है, जो मटका, घड़ा, सेम चीज है। ठीक है, तो जो भी सुटेबल आपको लगता है। ठीक, तो हमने पढ़ा कॉटन क्लोथ्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा वाटर कूलर्स के बारे में। ठीक, चलिए, तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिनसे हमें पता चलता है कि जो इवेपोरेशन है वो क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। ठीक, चलिए, इतना आपको नोट कर लेना है बच्चों, नोट कर लीजिए इसे। चलिए, तो ये कॉटन क्लोथ्स, वाटर कूलर, अर्दनवेयर, इससे आपके क्वेश्चंस आएंगे, है ना। एनसीईआरटी में भी आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनसे रिलेटेड। तो आपको सिंपली ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, जिस वजह से आप आसानी से आंसर्स भी लिख सकते हैं। हालांकि जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से, जो भी क्वेश्चन आंसर्स हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम इन क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं दोबारा से। ठीक है, चलिए, वैसे तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं बच्चों, वैसे हमारा चैप्टर हो गया है खत्म, पूरे सारे टॉपिक्स हो गए हैं हमारे क्लियर। ठीक है, सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। अब हमारा जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, ये दो टॉपिक क्या है, एक्स्ट्रा टॉपिक। एक्स्ट्रा टॉपिक है क्यों बच्चों, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अब चैप्टर का तो हमें पता चल गया, एक्स्ट्रा नॉलेज यानी कि एक्स्ट्रा नॉलेज क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, वैसे तो हम काफी सारी चीजें पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे कि हमने कहा कि जो हमारा मैटर है, ठीक है, वो कितनी स्टेट्स होती हैं। तो अभी तक बच्चों हमने सॉलिड पढ़ा, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। ठीक है, ये तीनों स्टेट तो हमने पढ़ी। इसके अलावा हमें फोर्थ स्टेट के बारे में पढ़ना है। ये तो फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब हमें पढ़ना है फोर्थ स्टेट के बारे में, जो कि है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा क्या है, हमारी फोर्थ स्टेट है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो आपको लिख लेना है प्लाज्मा। ठीक है, और नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो दो स्टेट्स है बच्चों, तो इनको थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कि ये होते क्या है। ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है इसमें, थोड़ा सा समझना है कि क्या होता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हर मैटर को या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैसियस फॉर्म में हमने इसको रखा कि मैटर या तो सॉलिड होगा या तो लिक्विड होगा या तो गैसियस होगा, ठीक। चलिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर द थ्री कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर की तीन कॉमन स्टेट्स कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड और गैस है, बिल्कुल हमें पता है। साइंटिस्ट हैव आल्सो डिस्कवर्ड टू मोर स्टेट। तो दो मोर स्टेट के बारे में हमें पता चला, साइंटिस्ट ने डिस्कवर की, जो कि फोर्थ वाली है प्लाज्मा और फिफ्थ वाली है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को हम थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे कि क्या होते हैं। चलिए, तो बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा, द सन ग्लोज ड्यूरिंग द डे। अब जो सन है, सूरज है, वो दिन में क्या करता है? चमकता है, ग्लो करता है। जबकि जो तारे हैं वो कब करते हैं, वो कब चमकते हैं, वो कब टिमटिमाते हैं? वो रात को क्या करते हैं? शाइन करते हैं, चमकते हैं। द सन एंड स्टार ग्लो बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। अभी जो सन है और स्टार है, ये कैसे ग्लो करते हैं, कैसे चमकते हैं? क्योंकि बच्चों, अब जैसे हमको किसी भी स्टेट के बारे में बात करें, जैसे हम इस मार्कर की बात करें, तो ये मार्कर क्यों नहीं चमक रहा है? क्यों नहीं चमकेगा? है ना, नहीं चमकेगा, ठीक। तो ये जो सन है और स्टार है, ये क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि इनमें क्या है? प्लाज्मा की उपस्थिति है। तो प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण ये क्या करते हैं? ग्लो करते हैं, यानी कि चमकते हैं। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। तो बहुत ज्यादा उच्च तापमान के कारण ये क्या किए जाते हैं? प्लाज्मा जो है बन जाते हैं स्टार्स में, जिस वजह से वो क्या करते हैं? ग्लो करते हैं। अगला, प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ। अब हम कह सकते हैं, डिफाइन इसको कर सकते हैं कि प्लाज्मा क्या है बच्चों? मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। प्लाज्मा है क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन का मिश्रण है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लो और शाइन, जो ग्लो करने का और शाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये तो नेचुरल वाले हैं बच्चों, कुछ मैन मेड भी है। जैसे आपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट देखे होंगे, है ना, बड़े बड़े मॉल्स देखे होंगे, तो इस तरीके के वो क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके का लिखा रहता है और वो ग्लो करता है रात को। जब रात को किसी भी दुकान के आगे हम देखते हैं, कोई भी शॉप है, तो इस तरीके से हमने देखे वहां पर जो पोस्टर्स लगे होते हैं, ऊपर से वो जो लगा होता है, तो वो ऐसे क्या करता है? ग्लो करता है ना। तो ये क्या होते हैं? मैन मेड प्लाज्मा हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। द फ्लोरेसेंट ट्यूब, जो ये फ्लोरेसेंट ट्यूब है, एंड नियॉन साइन बल्ब्स, जिसको हम क्या कहते हैं? साइन बल्ब्स कहते हैं, है ना, साइन बल्ब्स, जो रात में हमें देखते हैं तो कैसे होते हैं? ये ग्लो करते हैं, यानी कि चमकदार होते हैं। कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, तो इनमें भी क्या होता है? प्लाज्मा होता है। दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। और इस स्टेट में बच्चों, कौन से स्टेट? प्लाज्मा की बात हो रही है। सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस। और ये जो पार्टिकल्स हैं, आयनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर फोर्थ स्टेट के बारे में हमने क्या पढ़ा? फोर्थ स्टेट जो है प्लाज्मा, इसकी वजह से जो सन है, जो स्टार्स है, वो क्या करते हैं? ग्लो करते हैं, ठीक है। तो ये तो नेचुरल वाला प्लाज्मा हो गया। और अच्छा, इनमें जो ये किस वजह से बनते, कैसे बनते? हाई टेम्परेचर की वजह से बनते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आयन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये ग्लो और शाइन करते हैं। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि मैन मेड भी होते हैं। मैन मेड कैसे? जैसे ये साइन बल्ब्स है हमारे पास, है ना, ये साइन बल्ब, ये क्या करते हैं? रात को ग्लो करते हैं। किस वजह से करते हैं? कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं? यही प्लाज्मा वाले पर, ठीक है, प्लाज्मा की वजह से। तो जो हमारे फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हैं या नियॉन साइन बल्ब्स हैं, ठीक। चलिए, तो प्लाज्मा के बारे में थोड़ा बहुत हमें पता चल चुका है कि प्लाज्मा है क्या, फोर्थ स्टेट है, क्या करती है, कैसे शाइन होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ये हम अच्छे से यहाँ पर समझ चुके हैं, ठीक है। बाकी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं पढ़ना है। चलिए, तो प्लाज्मा को आप एक बार देखिए, फिर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। तो यहाँ पर सेम की प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है हमारी दो एक्स्ट्रा, या हम कहते हैं कि दो और स्टेट, ठीक। अब ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है? अच्छा, ये दो साइंटिस्ट का नाम है। बोस यानी कि जो साइंटिस्ट है सत्येंद्र नाथ बोस, और आइंस्टीन यानी कि जो एल्बर्ट आइंस्टीन है, ठीक है। कंडेंसेशन हैपेंस व्हेन सेवरल गैसेस मॉलिक्यूल्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ लिक्विड। तो कंडेंसेशन होता क्या है कि जब सेवरल गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं?
एक साथ आकर के लिक्विड बनाते हैं, पढ़ा है ना हमने कंडेंसेशन वाली प्रोसेस के बारे में, ठीक। इट ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ, अच्छा ये क्यों होता है, लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से। तो गैसेस आर really excited atoms when they lose energy they slow down and begin to collect। तो गैसेस क्या होते हैं, हाईली एनर्जेटिक होते हैं, हाईली एक्साइटेड होते हैं। जैसे ही ये एनर्जी को लूज करते हैं ये स्लो डाउन हो जाते हैं और कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं। These particles can collect into one drop। और ये जो पार्टिकल्स हैं एक ड्रॉप में भी कलेक्ट हो सकते हैं। वाटर कंडेंसेट ऑन द लिड ऑफ योर पॉट, जैसे कि वाटर जो है पॉट के लिड पर कंडेंसेट करता है। व्हेन वाटर बॉयल, जब वाटर क्या करता है, बॉयल करता है। इट कूल्स ऑन द मेटल एंड बिकम अ लिक्विड अगेन। और फिर ये क्या करता है, किसी भी मेटल पर कूल होकर के दोबारा से लिक्विड बन जाता है। यू वुड देन हैव अ कंडेंसेट। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक कंडेंसेट कहते हैं, ठीक है। तो 1985 दो साइंटिस्ट कॉर्नेल एंड वेमन फाइनली क्रिएटेड द न्यू स्टेट ऑफ मैटर। टू अदर साइंटिस्ट, दो और साइंटिस्ट जो कि हमने अभी पढ़ा, सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन हैड प्रेडिक्टेड इट इन 1920। तो उन्होंने 1920 में ही इसको प्रिडिक्ट कर दिया था, जबकि 1995 में कॉर्नेल और वेमन ने इसको फाइनली क्रिएट किया था, ठीक है। ये जो हमारी फिफ्थ स्टेट है। चलिए, तो इतना अब आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। तो इस चैप्टर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, बहुत अच्छे से समझा, इसके सारे टॉपिक्स और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी हमने यहाँ पर गेन किया। बाकी आने वाले अगले सेशन में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।